गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एक बार ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपके बॉटनी की यूनिट नंबर 3 जो है स्टार्ट कर रखी थी हमने। कितने नंबर? 3 नंबर। प्यारे बच्चों, 3 नंबर यूनिट में 14, 15 और 16 3 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, 14 की बात कर ली, 15 की बात कर ली और पूरी यूनिट जो है आपके बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित है। और आपकी यूनिट का नाम बायोटेक्नोलॉजी ही था, जैव प्रौद्योगिकी ही था। इस सूक्ष्म जीवों का उपयोग लेकर मानव कल्याण के लिए उनका उपयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने 14 और 15 नंबर चैप्टर के अंदर इनकी बात जो है वो की। अब हमारा 16 नंबर चैप्टर, 15 नंबर चैप्टर कल हमारा कंप्लीट हो चुका था। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें साथ साथ में आपको बताई हैं। देखिए 16 नंबर चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। 16 नंबर चैप्टर क्या है पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपके चैप्टर का नाम है पादप उत्तक संवर्धन। बिल्कुल इजी चैप्टर है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर। देखो चैप्टर जो है वो समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। पादप उत्तक और संवर्धन 3 शब्द हैं इस चैप्टर में, और इन तीनों शब्दों के अलावा हम इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं पढ़ेंगे। पादप पढ़ेंगे, उत्तक पढ़ेंगे, संवर्धन पढ़ेंगे। होता क्या है इसके बारे में भी हम विस्तार से जो बात है वो करेंगे। ठीक है, देखिए पादप उत्तक संवर्धन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पादपों के बारे में जान लेते हैं। पादप आप लोग सभी जानते हो, बोटनी के अंदर पेड़ पौधे जितने भी होते हैं पादप। उत्तक मतलब कोशिकाओं से, समान कोशिकाओं से बने हुए समूह को उत्तक। संवर्धन एक माध्यम होता है, रासायनिक रूप से ज्ञात एक माध्यम होता है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, किसी पादप के अंग को संवर्धित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संवर्धन। ठीक है, एक माध्यम की तरह कार्य करता है। तो पादप उत्तक संवर्धन की हम बात करेंगे, पूरा समझ में आएगा आपको, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं, सेल के बारे में। कोशिका आपको पता है, इसकी खोज 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कोशिका, पादप कोशिका की खोज के बाद अगर बात करें, प्लांट सेल की खोज के बाद क्या हुआ? 1839 के अंदर, कब? 1839 के अंदर 2 वैज्ञानिक और आए। एक तो मैथियास स्लाइडेन और एक था स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी प्रतिपादित की। और सेल थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया कि पादप जो हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं। जीवों के शरीर की क्या होती हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। फंक्शनल एंड जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, इनके बगैर ना तो शरीर का निर्माण हो सकता और ना ही हम कोई कार्य कर सकते। इनके बाद में अगर हम बात करें, 1839 के बाद अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक और आए, वो आए 1855 में। कब आए? 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ, बहुत बार प्रश्न आया हुआ भी है, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि सेल का जो निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ सेल, नई सेल जो बनती है उसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, या उससे पहले वाली कोशिका से किसका निर्माण होता है? नई कोशिका का निर्माण होता है। ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चो ने कही थी। इसके आधार पर मैं आपको कोशिका सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। देखिए कौन कौन सी हैं। कोशिका सिद्धांत की कुछ बातें करते हैं, उसके बाद में हमारा चैप्टर जो रहेगा उसकी शुरुआत करेंगे। सेल थ्योरी की बात करते हैं।
सेल थ्योरी की कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। पहली बात तो सेल जो होती है वो क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है शरीर की, ठीक है। दूसरी बात, नई कोशिका का निर्माण जो है, न्यू सेल का निर्माण जो है वो ओल्ड या पूर्ववर्ती सेल से होता है। 3 नंबर अगर हम बात करें, 3 नंबर बात अगर करते हैं तो शरीर के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जिन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं, वो सभी किसके अंदर कंप्लीट होती हैं? सेल के अंदर कंप्लीट होती हैं। किसके अंदर कंप्लीट होती हैं? सेल के अंदर कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूचनाओं का आदान प्रदान, भाई जो इंफॉर्मेशंस हैं, सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं का आदान प्रदान भी एक पीढ़ी से दूसरी, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर किसके द्वारा होता है? सेल के माध्यम से ही होता है। सेल में उपस्थित डीएनए के माध्यम से बोल सकते हो, लेकिन है तो सेल ही, वो सेल का ही भाग होता है। आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम भी इस कोशिका के माध्यम से ही होता है। ये कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें थी। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे आगे, तो एक शब्द आता है पूर्ण सख्तता। पूर्ण सख्तता क्या नाम है? पूर्ण सख्तता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, ठीक है। पूर्ण सख्तता, देखिए पूर्ण सख्तता समझने के लिए हम सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पादप कोशिका जो है, पादप कोशिका ये किसी पादप की है, और पादप के अंदर बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर पादप के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? पादप के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? पादप के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, कोई भी कोशिका हो। और इस कोशिका के अंदर एक नए पादप, एक संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता भी होती है। संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता भी होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। इस एक कोशिका से ही हम उसके जो जिस पादप से हमने जो कोशिका निकाली है, उसके जैसे का जैसा पादप हम तैयार कर सकते हैं। वो उस कोशिका की क्या होती है? संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता होती है, और उसी क्षमता को टोटीपोटेंसी कहा जाता है या पूर्ण सख्तता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंसी या पूर्ण सख्तता कहा जाता है। कोशिका की वह क्षमता जिसके द्वारा संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता मौजूद होती है। ये बात अगर हम बात करें, पूर्ण सख्तता का जो शब्द है, टोटीपोटेंसी जो शब्द है, यह सर्वप्रथम मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन इस संपूर्ण पादप विकसित करने की जो क्षमता है, इसका जो विकास है, वो एक वैज्ञानिक था गोटलीब हेवरलैंड। गोटलीब हेवरलैंड ने 1902 के अंदर किया था। किसने किया था? संपूर्ण पादप विकसित करने की जो प्रोसेस थी, उसके बारे में किसने बताया था? गोटलीब हेवरलैंड ने बताया था। जबकि पूर्ण सख्तता नाम किसने यूज किया था? मॉर्गन ने यूज किया था। इसके बाद अगर हम बात करें और अगर बात करते हैं, तो अब हम मुख्य बात पे आते हैं। आपके चैप्टर का जो नाम था पादप उत्तक संवर्धन। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, कोई पादप है, आपको सीधे तौर पे बताता हूँ। सबसे पहले कोई पादप है, कोई प्लांट है। प्लांट का हमने जैसे मान लीजिए कोशिका ले ली, या उसका जीव द्रव्य ले लिया, या पादप का कोई अंग ले लिया, या हमने पादप का कोई उत्तक ले लिया, या हमने संपूर्ण पादप तंत्र को ले लिया। उस पादप तंत्र को लेकर हमारे पास रासायनिक रूप से ज्ञात किया हुआ माध्यम है, संवर्धित माध्यम है, और उस माध्यम पर उसको संवर्धित करना, उस माध्यम पर उसको संवर्धित करना ही क्या कहलाता है? पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी देखो जंतुओं के अंदर, अधिकांश जंतुओं के अंदर ये उत्तक संवर्धन की क्रिया नहीं पाई जाती है।
ठीक है ना। जो टिश्यू कल्चर्स की क्रिया ये नहीं पाई जाती है, अधिकांश में बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन पादपों के अंदर पाई जाती हैं। पादप का कोई अंग, कोई उत्तक, कोई जीवद्रव्यक, कोई कोशिका या संपूर्ण तंत्र को लेकर रासायनिक रूप से ज्ञात किए हुए माध्यम पर उसको संवर्धित करना ही क्या कहलाता है? पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन की परिभाषा मैंने आपको बता दी। इसके बारे में सबसे पहले आपको ये भी बता दिया, पूर्ण सत्यता जो हेवरलैंड नाम का वैज्ञानिक था उसने 1902 में किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पादप उत्तक संवर्धन के बारे में, पादप उत्तक संवर्धन के बारे में जो है अपना योगदान दिया है, पादप उत्तक संवर्धन में अपना योगदान जो है वो दिया है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कौन कौन से हैं, तो ये 2-3 तो आई गए। इसके अलावा W.J. रॉबिन्स है, W. कोटे है, F.W. वेंट है, R.J. गोर्थड है, P.R. वाइट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया है? पादप उत्तक संवर्धन में विभिन्न जो पादप हैं उनके ऊपर उनका उत्तक संवर्धन करके जो प्रयोग हैं वो किए हैं। तो पादप उत्तक संवर्धन की परिभाषा, पादप के किसी भी अंग को रासायनिक रूप से ज्ञात किए हुए माध्यम पे ले जाकर उसको संवर्धित करना ही क्या कहलाता है? पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। अब देखिए, पादप उत्तक संवर्धन में काम आने वाली कुछ परिभाषिक शब्दावलियां हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे जेनेटिक्स के अंदर मेंडल से संबंधित परिभाषिक शब्दावलियां पढ़ते हैं, द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, ठीक है, F1PD, F2PD, ये क्या थी? आनुवांशिक से संबंधित या जेनेटिक्स से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्दावलियां थी। उसी प्रकार से हम किसकी बात करेंगे? हम इस चैप्टर के अंदर पादप उत्तक संवर्धन से संबंधित कुछ शब्दावलियों की बातें करेंगे, जिनके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके 1 नंबर पे जो है संवर्धन माध्यम। क्या है? संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम। देखो, संवर्धन माध्यम की बात करते हैं तो रासायनिक रूप से ज्ञात, रासायनिक रूप से ज्ञात, रासायनिक रूप से ज्ञात। देखिए, इससे पहले मैंने जो आपको उत्तक संवर्धन की परिभाषा बताई है, क्या बताई थी? कि पादप का कोई भी अंग, उत्तक, कोशिका या फिर कोई या संपूर्ण पादप तंत्र, उसको निर्जमीकृत होना बहुत जरूरी है और उसको नियंत्रित तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से हम उसको क्या है? संवर्धित करने की जो प्रक्रिया उसको उत्तक संवर्धन। ऐसा नहीं है पादप का कोई अंग काटा और उसको रख दिया हो गया, नहीं, वो निर्जमीकृत होना चाहिए, साथ में उसका नियंत्रण भी होना चाहिए। तो संवर्धन माध्यम 1 नंबर की बात कर रहे थे, तो रासायनिक रूप से ज्ञात अवयव युक्त पोषक माध्यम, पोषक माध्यम होता है जिस पर उत्तक का क्या किया जाता है? संवर्धन, या फिर आप बोल सकते हो गुणन की क्रिया करवाई जाती है। या फिर क्या कर, हम जो माध्यम काम में लेते हैं जिसके ऊपर हम कोई भी अंग या उत्तक या कोशिका लाते हैं, उसका जब गुणन की क्रिया होगी, उसमें वृद्धि होगी, वो किस पे होगी? संवर्धन माध्यम पर, या आप इसको इंग्लिश में कल्चर मीडियम भी बोल सकते हो, कल्चर मीडियम जो है वो भी बोल सकते हो। 2 नंबर हम बात करते हैं कर्तोत्तक की, कर्तोत्तक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कर्तोत्तक। इसे इंग्लिश में एक्सप्लांट बोला जाता है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? एक्सप्लांट बोला जाता है। अर्थात अगर हम बात करें एक्सप्लांट की, तो पादप का वह भाग या पादप के वे भाग, पादप के वे भाग जिनको उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग में लिया जाता है, पादप, समझ रहे हो मेरी बात? पादप का वह भाग, क्यों पादप उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं? पादप का कोई अंग लेंगे तो पादप के वे भाग जिनको उत्तक संवर्धन के लिए क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है, उत्तक संवर्धन के लिए काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो विभजोत्तक उत्तक हो गया, विभजोत्तक उत्तक वृद्धि करने वाला, ठीक है। इसके अलावा जड़ है, तना है, पत्ती है, ये सब क्या है? इसके उदाहरण आप लोग दे सकते हो। किसके? उत्तक संवर्धन के आप लोग ये उदाहरण जो है वो दे सकते हो। इसके बाद में 3 नंबर हम अगर बात करें 3 नंबर की, तो वो है किण या केलस, किण या केलस। केलस और कर्तोत्तक के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है,
तो किण या कैलस की अगर हम लोग बात करें, किसकी, किण या कैलस की बात करते हैं, तो नव संवर्धित विभजोत्की कोशिकाओं का असंगठित समूह है। नव संवर्धित विभजोत्की कोशिकाओं का असंगठित समूह, संगठित जो न हो, असंगठित समूह क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नव संवर्धित विभजोत्की कोशिकाओं का असंगठित समूह क्या कहलाता है, किण या कैलस कहलाता है। क्या कहलाता है, किण या कैलस कहलाता है। इसके बाद में जीवद्रवक की बात करते हैं, प्रोटोप्लास्ट की। तो कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को जीवद्रवक किसे कहा जाता है, कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को, रहित पादप कोशिका, जिस कोशिका के अंदर सेल वॉल अनुपस्थित हो, सेल वॉल क्या हो, अनुपस्थित हो, उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लास्ट या जीवद्रवक बोला जाता है। प्रोटोप्लास्ट या जीवद्रवक, प्रोटोप्लास्ट या जीवद्रवक जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में अगला देखिए, अगले की बात करते हैं, निर्जमीकरण। निर्जमीकरण तो आप लोग जानते भी हो, 5 नंबर जिसके हम बात करने वाले हैं, निर्जमीकरण की। भाई किसी भी वस्तु या जो भी हम पादप का भाग ले रहे हैं उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म जीव का को नहीं होना चाहिए, अर्थात सूक्ष्म जीव को उसके अंदर से नष्ट करना ही क्या कहलाता है, निर्जमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्जमीकरण कहलाता है। स्टेरिलाइजेशन, निर्जमीकरण, 5 नंबर निर्जमीकरण, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों को हटाना, क्या करना, सूक्ष्म जीवों को हटाना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना या इनका उन्मूलन करना, नष्ट करना, क्या कहलाता है, निर्जमीकरण कहलाता है। 6 नंबर की अगर बात करते हैं, कितने नंबर की, 6 नंबर की, तो ये होता है स्थायी निर्जमीकरण। क्या होता है, स्थायी निर्जमीकरण। स्थायी निर्जमीकरण की अगर बात करते हैं तो स्थायी निर्जमीकरण क्या होता है, उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त होने वाले कर्तोत्कों की सतह से सूक्ष्म जीवों को हटाना। भाई कर्तोत्तक जो हमने काम लिया है, एक्सप्लांट काम में लिया है, उसकी सतह से क्या हटाना, सूक्ष्म जीवों को हटाना या नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों को हटाना या नष्ट करना क्या कहलाता है, स्थायी निर्जमीकरण कहलाता है। कर्तोत्तक की सतह से सूक्ष्म जीवों को हटाना क्या कहलाता है, स्थायी निर्जमीकरण कहलाता है। 7 नंबर बात करते हैं, 7 नंबर सहरोपण या निवेशन। सहरोपण या इसको बोला जाता है निवेशन। क्या बोला जाता है, निवेशन। देखिए कर्तोत्तक के स्थायी भाग से हम जब सूक्ष्म जीवों को हटा लेते हैं, अर्थात स्थायी निर्जमीकरण हो जाता है, उसके बाद में उस कर्तोत्तक को संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित करना, किस माध्यम पर, संवर्धित माध्यम पर स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, सहरोपण या निवेशन कहलाता है। पात्रे, देखिए पात्रे की बात करें तो जैसे परख नली है, परख नली है, बोतल है, फ्लास्क है, आदि के अंदर संवर्धन करने की क्रिया क्या कहलाती है, पात्रे कहलाती है, इन विट्रो कहलाती है। क्लोन, क्लोन तो आपका सुना होगा, डिटो, सेम टू सेम, मातृपादप के जैसी ही संतति प्राप्त करना क्या कहलाता है, क्लोन। बिल्कुल मदर सेल के जैसा ही होगा या मदर के जैसा ही होना क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। जैसे डॉली बेड एक क्लोन थी। कायिक भ्रूण, भाई कायिक कोशिकाओं से प्राप्त भ्रूण को क्या बोला जाता है, कायिक भ्रूण बोला जाता है। कृत्रिम बीज, आर्टिफिशियल बीज, जो संपुटीकृत भ्रूण होता है उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल बीज जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा ये लगभग कंप्लीट आपके हो चुके हैं। इसके बाद आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा पादप उत्तक संवर्धन हेतु संसाधन, उनकी बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे।